हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए और जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस क्लास में जो है आप ज्योग्राफी के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को जानेंगे कि आपके एग्जाम में आने की वो संभावना रखती है। और याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को क्लास में ही याद करवाने की हमने गारंटी भी लिया है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं याद होगा तो फिर जो है आप कहिएगा कि पढ़ावे नहीं आता है। पहले देखिए, उसके बाद मजा लीजिए। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है कि सर लिंगानुपात कैसे मापा जाता है या लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले जो है शब्द को समझिए कि लिंगानुपात मीन्स होता क्या है। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों की संख्या पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को जो है लिंगानुपात कहते हैं। अब आपसे पूछा कि सर लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। तो लिंगानुपात जो है पूरे विश्व में जानते हैं किस तरीके से मापा जाता है। तब पुरुषों की संख्या जो है ऊपर लिखा जाता है, महिलाओं की संख्या नीचे, और उसे 1000 से गुना कर दिया जाता है और जो भी आपको नंबर प्राप्त होगा उसी को कहते हैं लिंगानुपात। लेकिन भारत अपवाद में है। भारत में अगर लिंगानुपात आपको मापना होगा तो महिलाओं की संख्या ऊपर रखना है और पुरुषों की संख्या नीचे, और 1000 से क्या करना है तो गुना करना है। आपके मन में वो तुरंत प्रश्न आया कि सर जब पूरा दुनिया पुरुषों की संख्या को ऊपर रखा तो आपने महिलाओं की संख्या को काहे जो है ऊपर रखा। भारत में इसे काहे होता है, क्योंकि भारत में महिलाओं की संख्या जो है कम पाई जाती है, इसीलिए। बात समझ गए? बिल्कुल। अब जो है आपसे परिभाषा पूछ देवे कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तब प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को ही कहते हैं लिंगानुपात। हो गई खेला खत्म। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के बाद अर्थात में ये सब लिखना जरूरी है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बउआ वाला है। क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले समझिए उद्योग मतलब क्या होता है। उद्योग मतलब होता है बिजनेस। जैसे आप कोनो के देखे होंगे कि घर में ही जो है कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई देखे होंगे कि वो फैक्ट्री बना के बिजनेस स्टार्ट किया। तो वही पूछा है कि आकार के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन चेंज भी रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे आकार नहीं लिख के कहेगा कि अर्थव्यवस्था के आधार पे, तो उस सब क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत मतलब कि बांटिए, तो कितना में बांटेंगे, तो आप लिखेंगे कि आकार के आधार पर जो है उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बृहद उद्योग। अब आपके मन में प्रश्न कि सर ये कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग क्या कहते हैं। सबके नाम में ही परिभाषा छुपल है। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग में डैश देके लिखेंगे कि वैसे उद्योग जो व्यक्ति अपने घर में ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करते हैं उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे सूत काटने वाला मतलब कि धागा का जो है कढ़ाई किया जाता है, या घर में जो है आप सिलाई सेंटर का जो है खोल दिए, या जो है आप देखे होंगे कि पेप्सी बना के घर से ही बेचता है सब। ठीक है, तो जो घर में ही जो है बिजनेस किया जाता है, घर के परिवार के लोग ही जो है उसको बनाते हैं और बेचते हैं, उसे कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कहते हैं। उसके बाद आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जो कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है, जो एक छोटे से कारखाने में 10-15 मजदूर लगकर जो है चीज को बनाते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। जैसे पावरोटी के फैक्ट्री, दलमोट के फैक्ट्री, ये सब जो है लघु उद्योग, जिसमें 10-15 आदमी जो है बाहर से आता है, काम करता है, बनाता है, उसको बेचता है। बात समझ गए? एकर एगो मालिक होता है, लेकिन एकर मालिक कोई नहीं होता है। घर के सभी लोग मालिक ही होते हैं और घर के सभी लोग नौकर भी होते हैं, लेकिन लघु उद्योग के एगो मालिक होता है। ठीक है। बृहद
बृहद, बृहद मतलब कि बड़ा सा उद्योग, ऐसे उद्योग जो बड़े से कारखाने में जो है किया जाता है, जिसमें 100 से 150 लोग जो है आके काम करते हैं, उस उद्योग को बृहद उद्योग कहते हैं। बात समझ में आई? तो बोलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि निबल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया, सकल के जगह कहीं कहीं सबल भी लिखल रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो निबल बोया गया क्षेत्र और यहाँ पे लिख दीजिए बॉयजा, मान के चलिए, तो सबल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। तो पहले समझिए निबल बोया गया क्षेत्र है क्या। निबल बोया गया क्षेत्र वैसे क्षेत्र या स्थान को कहते हैं जहां साल भर में सिर्फ एक किस्म का खेती होता है। ठीक है, लेकिन सबल बोया गया क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में, जिस जमीन पे जो है साल भर में 2-3 गो फसल उपजाया जाता है, उसे सबल बोया गया क्षेत्र है। और जौन जमीन पे एक साल में 1 गो फसल उपजाया जाएगा उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे सबल बोया गया क्षेत्र। बात समझ गए? अब इसको जो है ये दोनों में अंतर लिखना है। अंतर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि निबल बोया गया क्षेत्र तथा सबल बोया गया क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ निबल बोया गया क्षेत्र और दूसरी तरफ सबल बोया गया क्षेत्र। अब लिखेंगे निबल में कि इस क्षेत्र में साल भर में सिर्फ एक फसल उपजाई जाती है। सबल में क्या लिखेंगे कि इस क्षेत्र में साल भर में 1 या 2 से अधिक फसलें उपजाई जा सकती है। ठीक है, निबल बोया गया क्षेत्र में लिखेंगे कि इसमें जो है क्या होता है, अनाजों की उत्पत्ति जो है सबल बोया गया से कम होता है, और सबल बोया में क्या लिखेंगे कि इसमें जो है अनाजों की उत्पत्ति जो है निबल बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। फिर है कि निबल बोया गया क्षेत्र में लिखेंगे कि साल भर में उतना ही अनाज उत्पादन कर सकते हैं जितना जमीन है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे कि साल भर में जमीन से 2 गुना 3 गुना भी जो है आप अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 गो फसल बोयल जाता है कि नहीं। अब आपके मन में प्रश्न कि सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अगर एक PDF नोट्स मिल जाता तो गर्दा गर्दा हो जाता एग्जाम में। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए उसके लिए क्या करना होता है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जिस एप्लीकेशन का नाम होता है SGS क्लासेस। SGS क्लासेस को जो है आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको आर्ट्स का कोर्स खुल के आएगा, जिसका प्राइस होगा 699। इस कोर्स को आप खरीद लीजिए। जितने भी जो है आर्ट्स में सब्जेक्ट आते हैं, एगो म्यूजिक के छोड़ा के सब सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड है 699 में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, PDF नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, लास्ट के दिनों में आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, सभी चीज जो है आपको इसमें दिए जाते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। तो अब जो है हमनी के आगे बढ़ते हैं अपन पढ़ाई पे। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। ये ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब कि का, तो आवाज, तो ध्वनि से प्रदूषण कैसे होता है, इसके 4 गो जो है रीजन बता दीजिए। अच्छा, हमने के अपन घरे लिया के डीजे जो है बड़ी जोर जोर से बजाएंगे तक ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो पहला तो यह कारण हो गया कि लाउड स्पीकर को बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा क्या होता है, हेलीकॉप्टर जहाज जब उड़ता है तो देखिएगा कितना आवाज करता है, तो उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा, जब जनरेटर चालू होता है कल कारखाना, मतलब कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, तो उससे, उसके मशीनों से भी जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा आप क्या लिखेंगे, तो चौथा लिखेंगे कि जो हमनी के घरे जो है छोटा छोटा सामान जो होता है, जैसे कि बाजा, स्पीकर, मोबाइल, या जो है तेज आवाज में किसी मशीन का जो है चलना, वो सब भी जो है ध्वनि प्रदूषण करता है। तो ये सब तो आप अपने बउआ के तरह लिख लेंगे अपन भाषा में, है कि नहीं, डीजे बजावे से होता है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट है मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार वैसे व्यापार को कहा जाता है जिसमें टैक्स जो है बहुत कम लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि भारत से कोई चीज जो है विदेश में जा रहा है, और विदेश से जो है कोई चीज जो है इंडिया में आ रहा है, यानी भारत में आ रहा है। तो अगर टैक्स ज्यादा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोन है, इस फोन को जो है इंडिया से विदेश में अगर ले जाया जाएगा तो ये फोन जो है 500 रुपया के है, मान लेवेला है। अगर विदेश
विदेश में जाता है तो इस पे टैक्स लग जाता है 500, तो अब इसका दाम हो गया कितना, तो 1000 हो गया। तो ये जो है मुक्त व्यापार नहीं कहलाएगा, वो मुक्त व्यापार कहलाएगा जब ये 500 के फोन है और विदेश में जा रहा है तो मात्र 2 रुपया 5 रुपया जो है टैक्स लग रहा है, वो कहलाएगा। यानी कि मुक्त व्यापार क्या है, तो मुक्त व्यापार वैसे व्यापार को कहा जाता है जिस व्यापार पे जो है सरकार बहुत कम टैक्स लगाती है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि शिशु लिंगानुपात वास्तव में है क्या। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें लड़कियों की संख्या जो है कम होती है, तो उसी को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में जो है आखिर लड़कियों की संख्या जो है काहे कम हो रही है, 2 कारण बताइए। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब लड़कियों की संख्या कम होना। तो पहला क्या होता है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले ही जो है मार देना, जिसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, तो पहला रीजन है कन्या भ्रूण हत्या, यानी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही जो है उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कारण है अशिक्षा, यानी कि भारत में जो है अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, शिक्षित लोग कम हैं। अशिक्षित मतलब कि पढ़ल लिखल लोग कम हैं। पढ़ल लिखल लोग कम हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं हमारे घर में बेटे जन्म लेगा तो हमारा विकास होगा। तो अशिक्षा भी जो है ये कन्या का बोले तो शिशु लिंगानुपात के एगो कारण है। बात समझ गए। तो लड़कियों की संख्या काहे कम हो रही है भारत में, यह क्वेश्चन पूछा है तो आप नहीं बता सकते हैं। एगो कन्या भ्रूण हत्या और एगो जो है अशिक्षा, है कि नहीं। वेरी गुड। आए महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती उद्योग के नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि महाराष्ट्र में जो है 4 गो प्रमुख सूती उद्योग के नाम बताना है। कहने का मतलब कि महाराष्ट्र में जो है सूती के कपड़ा जो है जहां जहां बनता है वो 4 गो के जो है नाम बताना है। तो पहला हम आपको बता रहे हैं मुंबई, दूसरा जो है सोलापुर, तीसरा जो है नागपुर और चौथा जो है अमरावती। ठीक है, कौन कौन से महाराष्ट्र के, तो पहला मुंबई, दूसरा जो है सोलापुर, तीसरा नागपुर और चौथा अमरावती। ठीक है, वेरी गुड। संचार से आप क्या समझते हैं, आइए समझते हैं पहले संचार। संचार मतलब कि आपके मैसेजेस को 4 लोगों में बांटना, उसी को जो है संचार कहते हैं। ठीक है, तो संचार से आप समझते क्या है, तो संचार से हम यह समझते हैं कि जब हम लोगों को कोई मैसेज भेजना होता है तो किसी चीज का सहारा लेते हैं, उसी चीज को हमनी के जो है संचार कहते हैं। यानी कि अपने मैसेजेस को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जो आसान तरीका जो है अपनाया गया है उसी को संचार कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, ये सब का है, तो ये सब संचार है। अब मैसेज मान के चलिए कि हमको जो है किसी के यहाँ मैसेज करना है तो हम एगो लेटर लिखेंगे, कबूतर के थमाएंगे, कबूतर जो है जाके भेजेगा, ये पहले होता था, तो ये संचार नहीं था। संचार कहने का मतलब कि 4 मिनट के अंदर जो है सब भी जो है चल जाए। 4 मिनट का अब तो सेकेंड में हो जाता है कि नहीं। तो संचार से आप क्या समझते हैं, तो संचार से हम यह समझते हैं कि हम लोगों को अपने मैसेज को जो है जिस माध्यम से पहुंचाना होता है तो उसी माध्यम को ही जो है संचार हमनी के कहते हैं। मोबाइल, टीवी, ये सब जो है संचार हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? अच्छा बताइए, मानव विकास यानी कि मनुष्य जो है विकास करेगा तो उसी को मानव विकास कहते हैं। तो मानव विकास के 2 गो मूलभूत क्षेत्र आपको बताना है। मानव जो है विकास कैसे करेगा, 2 गो क्षेत्र बताइए। पहला कि मानव को जो है स्वस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आदमी स्वस्थ ही नहीं है तो कैसे जो है वो विकास करेगा। तो मानव विकास के पहला जो है क्या है, तो स्वस्थ रहना। ठीक है, और दूसरा जो है शिक्षा ग्रहण करना। पहला, मानव अगर स्वस्थ रहेगा तभी तो विकास करेगा। दूसरा, मानव अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो उसका विकास जो है तेजी से होगा। एक और हम आपको बता देते हैं, संसाधनों तक पहुंचना। जितना नया नया संसाधन आ रहा है उतना जितना मानव सीखेगा उतना ही जो है उसका विकास होगा।
तो मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र में आपको लिखना है, पहला स्वस्थ जीवन, दूसरा शिक्षा और तीसरा जो है संसाधनों तक मानव की पहुंच। ठीक है सर, वेरी गुड। क्वेश्चन है कि अप्रवास और उत्प्रवास से जो है आखिर आप क्या समझते हैं। आइए समझिए, अप्रवास पहले है का, अप्रवास जो है पहले है का, उसको समझिए। अप्रवास कहने का मतलब जब कोई दूसरे देश से आके जो है हम लोगों के यहाँ जो है बसता है, अप्रवास में से जो है, जैसे मान के चलिए पाकिस्तान के लोग जो है भारत में आके रहा, तो वो व्यक्ति जो है अप्रवासी कहलाएगा, यानी अप्रवास कहलाएगा। अगर भारत के आदमी जो है पाकिस्तान में जाके बस रहा है तो वो जो है उत्प्रवास कहलाएगा। ये सिर्फ देश में ही नहीं होता है, राज्य में भी होता है। जैसे हमने के बिहार से हैं, बिहार के आदमी जो है देखे होंगे दिल्ली में जाके बस गया तो वो अप्रवास कहलाएगा, लेकिन दिल्ली के आदमी आके बिहार में बसा तो वो जो है उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। अप्रवास कहने का मतलब होता है कि दूसरे जगह से आके दूसरे जगह से आके हम लोगों के यहाँ बसना, और इसमें लिखेंगे कि हम लोगों के यहाँ से जाकर किसी दूसरे जगह पे बसना। यहाँ अप्रवास में लिखेंगे कि इसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है, काहे कि दूसरे जगह से आके हम लोगों के यहाँ बस रहे हैं। उत्प्रवास में लिखेंगे कि जनसंख्या की जो है क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब लिखेंगे कि अप्रवास में जो है क्या होता है, तो अप्रवास में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है सरकार से आपको वेरीफाइड होना पड़ता है, लेकिन उत्प्रवास में जो है आपको वेरीफाइड नहीं होना पड़ेगा। अब हमनी के यहाँ जा रहे हैं तो दूसरे यहाँ जा रहे हैं तो दूसरे यहाँ से जो है वेरीफाइड होना पड़ेगा, है कि नहीं। आई सब बात जो है आपको नोट्स के रूप में अपन हाथे से लिखे हैं भाई, SGS क्लासेस ऐप में इसका नोट्स डाल दिया गया है, आप कहीं भी पढ़िए। ठीक है, हमारे 2-3 वो काम होता है जो आपको बताना होता है। सबसे पहले जिन सर से भी आपको पढ़े के मन करे, हमसे या किन्हीं और से, तो उनका सबसे पहले आप क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद जो है उनका PDF नोट्स देखिए, PDF नोट्स देखने के बाद अपने से लिखिए, अपने से लिखने के बाद जो है टेस्ट सीरीज लगाइए। देखिए आप उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसने जो है ज्योग्राफी में आज जो है यह क्लास 1 रहा, ऐसा जो है लगभग 10-15 को जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का क्लास आएगा और आपको जो है बेहतर तैयारी करवाने की गारंटी है। तो हम लोग जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेंगे। टाटा बाय बाय।